नमस्कार। कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोकपाल। कृपया चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पिछले लंबे समय से जब भी बीजेपी की कहीं पर जीत होती है तो उसके बाद एक प्रयास किया जाता है कि उसे डिस्क्रेडिट किया जाए। यद्यपि ऐसा लगभग हर चुनाव के बाद होता है। लोकसभा चुनाव में तो ये हुआ था कि बीजेपी की बहुत सारी सीटें पिछले चुनाव के मुकाबले घट गई थी, तो वहां पर तो कुछ हद तक इसको जायज माना जा सकता था। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद जो चुनाव हुए हैं, उन चुनावों में अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के चुनाव से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले चुनाव हुए जम्मू कश्मीर और हरियाणा के। हरियाणा में तो बीजेपी जीती, सरकार बना ली, उसको भी डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की गई। जम्मू कश्मीर में बीजेपी चुनाव हार गई इन द सेंस कि वो सरकार नहीं बना पाई। हार गई उसे इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि कभी भी पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत थी ही नहीं कि वो वहां पर सरकार बना सकती। तो जब आप किसी चीज को क्रेडिट देने या उसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करते हैं तो आपको यह भी देखना होता है कि बैकग्राउंड क्या है, पीछे की परिस्थितियां क्या रही। तो आप ये देखिए कि जम्मू कश्मीर में जो पिछला चुनाव हुआ था, जब बीजेपी ने पीडीपी के साथ मिलकर के सरकार बनाई थी, उससे पहले पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या रहती रही। क्या भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की एक बहुत मजबूत पार्टी थी? कभी नहीं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा वहां पर एक बेहद कमजोर पार्टी रही है। इवन जम्मू में भी वो बहुत मजबूत पार्टी नहीं रही है। तो जब आप किसी क्षेत्र में मजबूत नहीं होते हैं तो वहां पर अगर आप सत्ता में ना आए तो उसे आपकी हार नहीं कहा जाता। जैसे अगर उत्तर प्रदेश का उदाहरण लें तो 1993 से पहले अगर बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में कभी कामयाब नहीं हुई तो उसे यह नहीं कहा गया कि वो उत्तर प्रदेश में चुनाव हार गई। और अभी जो 2017 का चुनाव हुआ विधानसभा का या 2022 का चुनाव हुआ विधानसभा का, क्या कहा गया? कहा गया समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई, ना कि बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी किसी लड़ाई में थी ही नहीं। 2017 में तो कुछ हद तक कहा भी जा सकता है, लेकिन 2022 में तो किसी लड़ाई में थी ही नहीं, तो उसे उसकी हार नहीं कहा जा सकता। सेम चीज बीजेपी के साथ जम्मू कश्मीर में थी। फर्क क्या था? फर्क ये था कि जम्मू कश्मीर का जो पिछला चुनाव हुआ, जो अभी जो चुनाव हुआ उससे ठीक पहले वाला, तो उसमें क्या हुआ कि जो कश्मीर घाटी थी, उस पूरी की पूरी कश्मीर घाटी में पीडीपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। और जो जम्मू सेक्टर था, उस जम्मू सेक्टर में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। और उस समय चूंकि चार पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी थी, कांग्रेस और एनसीपी भी थी, लेकिन जब तक किसी ग्रुप में पीडीपी या बीजेपी सम्मिलित नहीं होती तब तक जम्मू कश्मीर में सरकार बनना नामुमकिन था। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी और पीडीपी के बीच में कुछ समझौता हुआ और उन्होंने वहां पर सरकार बना ली। ये भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली सरकार थी, या यूं कह सकते हैं कि ये जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली सरकार थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी सम्मिलित थी। मुख्यमंत्री पीडीपी का था, पहले मुफ्ती रहे और उसके बाद महबूबा रही। अब जब इस बार चुनाव हुआ 370 हटने के बाद, जब जम्मू कश्मीर को एक पूर्ण राज्य से केंद्र शासित राज्य का दर्जा दे दिया गया, तब क्या हुआ? तब यह हुआ कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी की लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ी, घाटी में भी बढ़ी और जम्मू में भी बढ़ी। लेकिन चूंकि घाटी एक पूरी तरह से मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है और बीजेपी खुद भी ये मान करके नहीं चलती है कि कश्मीर घाटी में उसे अभी कोई ऐसी सफलता मिलने जा रही है जिससे कि वो वहां पर सरकार बना ले। वहीं जम्मू एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बीजेपी को लगता है कि वो
बहुत अच्छी स्थिति में आ सकता है, और इतनी अच्छी स्थिति में भी आ सकता है कि पूरे के पूरे जम्मू की हो सकता है वो सारी सीटें कभी जीत ले। तो अभी ऐसा तो नहीं हुआ कि सारी सीटें जीत ले, लेकिन उसने एक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और 29 सीटें जीतने में वो कामयाब रही। अब इस प्रदर्शन को, जो कि पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का इतिहास का सबसे अच्छा प्रदर्शन है, उसको मीडिया में किस तरीके से प्रचारित किया गया कि बीजेपी जम्मू कश्मीर का चुनाव हार गई। क्या बीजेपी कभी जम्मू कश्मीर का चुनाव जीती थी? क्या बीजेपी ने कभी जम्मू कश्मीर में अकेले अपनी सरकार बनाई थी? क्या अगर बीजेपी कोशिश करती तो एनसीपी के साथ सरकार बना सकती थी? ऐसा हो सकता था, और आने वाले समय में ऐसा दिखाई पड़े तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एनसीपी जो है वो पहले कभी बीजेपी के साथ मिलकर के उसने काम नहीं किया है। केंद्र में एनसीपी भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में सम्मिलित रह चुकी है। तो ये डिस्क्रेडिट करने का पहला तरीका था। घाटी में बीजेपी की स्थिति कितनी कमजोर थी सीटें जीतने के लिहाज से, लोकप्रियता उसकी बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कि वो घाटी में सभी सीटों पर प्रत्याशी भी नहीं उतार सकी। अब उसने जानबूझ के नहीं उतारा या उसको प्रत्याशी नहीं मिले, वो एक अलग शोध का विषय है। इसको कहा गया कि जम्मू कश्मीर का चुनाव बीजेपी हार गई, जबकि वास्तव में जम्मू कश्मीर का चुनाव कौन हारा? जम्मू कश्मीर का चुनाव हारी कांग्रेस, और जम्मू कश्मीर का चुनाव हारी पीडीपी। पीडीपी जो कि पिछले बार सत्ता में थी, उसका लगभग सफाया हो गया, एक दो कोई कैंडिडेट जीते होंगे, अदरवाइज उसका बिल्कुल सफाया हो गया जम्मू कश्मीर से। जम्मू में तो वैसे भी उसका कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं था, घाटी में जो था वहां से भी वो साफ हो गई। कांग्रेस पार्टी जिसका घाटी में भी जनाधार था, जिसका जम्मू में भी जनाधार था, जम्मू में पूरे जम्मू सेक्टर में उसको एक सीट नहीं मिली, नॉट अ सिंगल सीट। जो भी सीटें जम्मू क्षेत्र में जीती हैं वो एनसीपी ने जीती हैं, बीजेपी के अलावा। कोई निर्दलीय एक जीत गया हो तो मैं नहीं कह सकता, बाकी कांग्रेस कोई भी सीट नहीं जीती। कांग्रेस कहां सीटें जीती? कांग्रेस सीट जीती घाटी में। क्यों जीती? क्योंकि कांग्रेस का गठबंधन था एनसीपी के साथ में, और एनसीपी मजबूत थी, एनसीपी ने घाटी में स्वीप किया और बीजेपी ने जम्मू में स्वीप किया। कुछ सीटें एनसीपी जम्मू क्षेत्र में भी जीत गई, जो कि जिसके कारण वो सरकार बनाने में सफल रही। तो जो हारा उसको छिपा दो। कांग्रेस जो जम्मू क्षेत्र में ज्यादा सीटें लड़ी थी, सफाया हो गया, एक सीट नहीं मिली, उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं हुई मीडिया में, और बताया क्या गया कि बीजेपी चुनाव हार गई। अब आप देखिए कि नैरेटिव किस तरीके से सेट किए जाते हैं, और बीजेपी की जीत को या बीजेपी के अच्छे परफॉर्मेंस को किस तरीके से डिस्क्रेडिट किया जाता है। ये पहला उदाहरण है जम्मू कश्मीर का। इसके बाद आप आ जाइए हरियाणा में। हरियाणा में चूंकि आमने सामने का मुकाबला था, कांग्रेस बहुत अच्छा चुनाव लड़ी, वोट शेयर के मामले में लगभग दोनों बराबर रहे, बहुत मामूली सा अंतर था, 1% से भी कम का, आधे प्रतिशत से कुछ ऊपर का अंतर था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सीटें ज्यादा जीतने में कामयाब हो गई, तो वहां पर वो उसको उस तरह से डिस्क्रेडिट नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी कोशिश पूरी की गई। कोशिश ये, अब उसको किस तरीके से डिस्क्रेडिट किया गया कि आम आदमी पार्टी अगर चुनाव न लड़ती तो कांग्रेस जीत जाती। भाई क्यों ना लड़ती? अभी आप आम आदमी पार्टी न लड़ती तो आप चौटाला फैमिली को कहने लगते कि अगर वो चुनाव नहीं लड़ते तो जीत जाती। तो ये कोई मतलब नहीं होता। हर राजनीतिक दल अपना अपना चुनाव लड़ता है। अगर दो राजनीतिक दलों के बीच में कोई गठबंधन हो जाता है तो वो गठबंधन में लड़ते हैं, नहीं होता है तो चुनाव तो लड़ते ही है। तो वहां पर बीजेपी की जीत को आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने से डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की गई। सेम पैटर्न आप देखिए दिल्ली में। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से चुनाव जीतने में कामयाब हुई, और अगर गठबंधन के साथ बात करें तो उसको लगभग 47.5% वोट मिला, जो कि पिछले चुनाव में उसको जो वोट मिले थे उससे करीब करीब 10%, अदरवाइज आप 9.5% तो कह ही सकते हैं, ज्यादा है। तो आप ये सोचिए कि एक गठबंधन कह लें, एक पार्टी कह लें, जो भी आप कहना चाहें, वो अपने पिछले चुनाव की अपेक्षा 9.5% वोट ज्यादा लेकर के आता है कुल पड़े वोटों का, और अगर अपने ही वोटों की तुलना करें तो 25% ज्यादा वोट लेकर के आता है। 38 से वो 47.5 पे पहुंच जाता है। उसको किस तरीके से डिस्क्रेडिट किया जा रहा है? कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में 6% वोट ले लिया। अगर ये 6% वोट मिल गया होता
आम आदमी पार्टी को, तो बीजेपी चुनाव हार जाती। बात बिल्कुल सही है, लेकिन सवाल यह है कि पहली चीज तो यह आती है कि क्या वास्तव में ऐसा हो सकता था। तो अंकगणित और पॉलिटिकल केमिस्ट्री, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। अगर आप अंकगणित की बात करें तो अंकों के हिसाब से बिल्कुल लगता है कि भाई उसके 43 में 6 जोड़ दो तो इनके 49 हो जाते हैं, वो 47.5 रह जाते हैं, और पॉसिबिलिटी थी, बिल्कुल थी। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, जरूरी नहीं है। कांग्रेस इतनी कमजोर थी कि जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, वहां पर लोगों ने कांग्रेस को वोट सिर्फ इसलिए दिया कि वो ना तो बीजेपी को वोट देना चाहते थे, ना वो आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहते थे, और वो वोट भी डालना चाहते थे। या कुछ लोग ऐसे थे जो प्रत्याशियों के निजी संपर्क के कारण वोट डालने गए, उनकी सहानुभूति प्रत्याशी से थी। और कुछ बहुत पुराने कांग्रेसी होंगे जो अभी भी कहीं कहीं पाए जाते हैं, जो कहते हैं कि भाई वोट तो हम कांग्रेस को ही देंगे। हालांकि उनकी संख्या बहुत कम हो गई है कि वो जो लोग हैं वो आमतौर पर अगर आज की भी तारीख में कहें तो 60 प्लस के ही लोग होते हैं। तो अगर कांग्रेस मिल करके चुनाव लड़ती तो जिन सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ती वहां पर तो वोट मिलता, लेकिन जिन पर कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ती उन सीटों पर सारा वोट आम आदमी पार्टी को जाता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और सेम चीज उधर से भी होती कि आम आदमी पार्टी के जो ऐसे वोटर हैं जो केवल आम आदमी पार्टी को ही वोट देना चाहते थे, तो वो या तो वोट देने नहीं जाते या कांग्रेस को वोट नहीं करते। कई सारी ऐसी सीटें थी। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ती तो आप ये मान के चलिए कि लगभग आधा वोट उनके गठबंधन को जाता और बचा हुआ आधा वोट वो चला जाता बीजेपी को। तो स्थिति जैसी थी कमोबेश वैसी ही रहती। ये तो हुआ एक तर्क। दूसरा तर्क ये है कि जब कांग्रेस 2015 का चुनाव लड़ी और उसको 9% के आसपास वोट मिला, आज जो वोट मिला है उससे 3% ज्यादा है। उस समय पर आम आदमी पार्टी 67 सीटें लेकर के आई थी, 70 में से 67, 96% से भी ऊपर सीटें थी उसकी। तो आज आप ये कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी हार गई। ये तब की स्थिति है जब आज से 3% ज्यादा वोट मिला था कांग्रेस को। इसके बाद 2020 आ जाइए, 2020 में भी कांग्रेस अलग चुनाव लड़ी थी, तब उसका वोट जरूर थोड़ा सा कम था, 4%, 4.5% के आसपास उसको वोट मिला था। तब भी आम आदमी पार्टी 62 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। तो जब 15 में प्रभाव नहीं पड़ा, 20 में प्रभाव नहीं पड़ा, तो 25 में ही क्यों पड़ा। तो इसका मतलब यह है कि आप आम आदमी पार्टी की नाकामियों को, जनता से उसकी नाराजगी को छिपाना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी जिसने अपना बहुत अच्छा प्रयास किया और बहुत अच्छा प्रयास करके वो चुनाव जीतने में कामयाब रही, उसको आप डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं। अब आप आंकड़ों में देख लीजिए, 2020 में कांग्रेस पार्टी को करीब 4 लाख वोट मिले थे और 2025 में 6 लाख वोट मिले। डिफरेंस कितने का है? 2 लाख का। बीजेपी को 2020 में लगभग 36 लाख वोट मिले थे, 35,75,000, और 2025 में बीजेपी को 43,23,000, यानी कि लगभग 43 लाख वोट मिले। तो जो डिफरेंस है वो हो गया करीब 7.5 लाख वोट का। यानी कि कुल पड़े जो वोट हैं, टोटल जो वोट पड़ा है दिल्ली में, उसका करीब करीब 8% बीजेपी ज्यादा लेगी। यहां पे मैं बात बीजेपी के निजी वोट की कर रहा हूं। जो उसकी 2 सहयोगी पार्टियां हैं जिनको 1.5% वोट मिला है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, वो इसमें इंक्लूड नहीं है। तो अकेले बीजेपी 8%, माफ कीजिएगा, हाँ, लगभग 8% ज्यादा वोट ले गई। आम आदमी पार्टी जिसको पिछली बार 49,74,000 यानी कि 49,50,000 वोट मिला था, वो इस बार 41,33,000, 34,000 कह लीजिए, 33,898, तो 41,34,000 वोट पर सिमट गई। तो जिस पार्टी को पिछले चुनाव की अपेक्षा करीब 8 लाख के आसपास वोट कम मिला है, बल्कि 8.5 लाख वोट कम मिला है, उस पार्टी को आप क्रेडिट देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि कांग्रेस के चुनाव लड़ने की आड़ में उसको छिपा दिया जाए, और जो पार्टी 7.5 लाख वोट ज्यादा ले गई पिछले चुनाव की अपेक्षा, उसको आप डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं। और यह तब हुआ है जबकि 2025 के चुनाव में 2020 की अपेक्षा लगभग 2 लाख वोट ज्यादा पड़ा है। तो वास्तव में जो क्रेडिट बीजेपी को मिलना चाहिए वो उससे छीनने की लगातार कोशिश की जा रही है। मीडिया के एक खास वर्ग द्वारा की जा रही है, सोशल मीडिया पर तो हो ही रही है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया भी इससे बचा नहीं है। कोई आंकड़े निकाल के ला रहा है कि 14 सीटें ऐसी थी जहां पर आम आदमी पार्टी की हार का जो अंतर है वो कांग्रेस को वोट मिले वोट से
कम है। तो भाई ये अंतर आप बता क्यों रहे हो? ये अंतर आपने 2015 में नहीं बताया, 2020 में नहीं बताया, आज आप क्यों बता रहे हो? पहली चीज। दूसरी चीज, या तो गठबंधन हुआ होता तब आप इस तरह की बात करते कि कोई रिबेल खड़ा हो जाता, तो गठबंधन तो हुआ नहीं। तो आप किस वजह से बीजेपी को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हो? तो ये पूरा एक गैंग है जो एक नैरेटिव सेट करता है, दशकों से मीडिया में छाया हुआ था, आजकल मेन स्ट्रीम मीडिया से थोड़ा बाहर चल रहा है, लेकिन नैरेटिव सेट करने में आज भी वही आगे है। और जो नैरेटिव वो सेट करता है उसी नैरेटिव को मेन स्ट्रीम मीडिया भी आगे बढ़ाता है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में जो आजकल लोग बैठे हुए हैं वो ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिन्हें आप पत्रकारिता की दृष्टि से बुद्धिहीन की श्रेणी में रख सकते हैं। वो हवा में बहने वाले लोग हैं, वो खुद कोई रिसर्च नहीं करना चाहते, कोई उस पर उसका विश्लेषण नहीं करना चाहते हैं। जो एक नैरेटिव चला दिया गया उसी नैरेटिव पर आगे बढ़ने लगते हैं। किसी ने कहा 14 सीटें ऐसी थी तो पूरे मीडिया में 14 सीटों की बातें शुरू हो गई। भाई 14 सीटें ऐसी थी तो आप ये भी तो बताइए कि पिछले चुनाव में ऐसी कितनी सीटें थी जहां पर कांग्रेस को इस उससे कम वोट मिला था जितना इस बार मिला है। कोई 2-3-4 सीटें होंगी, लगभग सभी सीटों पर कांग्रेस को लगभग इसी तरह के वोट मिला होगा। तब आपने ये बात नहीं कही कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़े होते तो 70 की 70 जीत लेते। तब क्यों नहीं कहा? आज जब बीजेपी जीत रही तो आप ज्ञान बांट रहे हो, और ज्ञान क्या बांट रहे हो? आप पूरी कोशिश कर रहे हो कि आप डिस्क्रेडिट करो कि बीजेपी ने जो चुनाव जीता है वो तो केवल कांग्रेस की गलती से जीत लिया है, बीजेपी ने कोई मेहनत नहीं की, बीजेपी के पक्ष में कोई हवा नहीं। आप सोचिए कि 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं और 5 राज्यों में से एक झारखंड को अगर हटा दें तो महाराष्ट्र में क्लीन स्वीप एक तरीके से कर दिया, हरियाणा में बहुत विपरीत परिस्थितियों में भी सरकार बनाने में कामयाब हो गई, दिल्ली में बेहतरीन चुनाव जीता, जम्मू कश्मीर में अगर जिस तरीके का वहां पर चुनाव हुआ है तो उसको 2 सेक्टर में बांटा जा सकता है, तो जम्मू क्षेत्र पूरी तरीके से बीजेपी ने जीत लिया और कश्मीर घाटी जो है वो पूरी तरीके से एनसीपी ने जीत ली। तो ऐसी स्थिति में आप कहना क्या चाह रहे हो कि जो जमीनी माहौल है वो बीजेपी के पक्ष में नहीं है। ये योगेंद्र यादव जो बहुत बड़ा चुनाव विश्लेषक बनता है वो जगह जगह वो लेख लिख रहा है और हर टीवी चैनल पर बैठकर, तो टीवी चैनल वाले पता नहीं उसको कितना बड़ा विशेषज्ञ मानते हैं जिसको बुलाते हैं, वाहियात बात करता है, एक बात उसकी सटीक नहीं होती है, सिवाय नैरेटिव बनाने के कोई बात उसकी सटीक नहीं होती, उसकी ज्यादातर भविष्यवाणियां गलत होती हैं। कहीं किसी चुनाव में एक सही हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज आप अगर देखेंगे तो पिछले कम से कम 15 साल में उसकी सारी भविष्यवाणियां गलत हुई होंगी, जो उसने कहा होगा वो लगभग गलत हुआ होगा। सारी तो नहीं कह सकते, लेकिन आप ये मान के चलिए कि कम से कम 90% उसकी गलत हुई होंगी। बाकी लोगों की आधी सही आधी गलत होती है, उसकी 90% गलत होती है। क्यों? उसका रीजन है कि वो हर जगह पर केवल और केवल उस पार्टी को जिता रहा होता है जो बीजेपी को हरा रही हो या जो बीजेपी से मुकाबले में हो। तो जहां वो पार्टियां जीत जाती हैं वहां उसकी बात को सही मान सकते हैं, अदरवाइज जिस तरीके से बीजेपी और एनडीए ने चुनाव जीते हैं पिछले 15 सालों में, तो उसके आधार पर आप कह सकते हैं, मतलब आप ये मान लीजिए कि जितने प्रतिशत चुनाव बीजेपी और एनडीए ने जीते हैं पिछले 15 साल में, वो उन सभी जगहों पर, 15 नहीं बल्कि इधर 10-11 साल में, उन सभी जगहों पर योगेंद्र यादव की भविष्यवाणी गलत साबित हुई है। और उससे पहले वो कांग्रेस के खिलाफ इसी तरीके की बयानबाजी करता था, तो वहां पर तब वो कांग्रेस और भाजपा दोनों के खिलाफ करता, जहां कांग्रेस भाजपा आमने सामने होते थे वहां वो भाजपा को ज्यादा क्रिटिसाइज करता था, कांग्रेस को कम। तो कुल मिलाकर के वो एक नैरेटिवबाज आदमी है, उसका कोई महत्व तो नहीं होता, लेकिन चैनल वाले लाख जानते हुए कि एक नैरेटिवबाज आदमी है उसको चुनावी विशेषज्ञ बना करके बुलाते हैं, और वो लगातार ये कहता फिर रहा है कि जमीनी हकीकत जो है वो बीजेपी के पक्ष में नहीं है। बीजेपी ने दिल्ली का चुनाव जीता है, फलाना किया ढिमाका की दुनिया भर की बात करेगा, लेकिन एक सेंटेंस बाद में जोड़ देगा कि जमीनी हकीकत जो है वो बीजेपी के पक्ष में नहीं है। कुल मिलाकर के उसका जो अंतिम लक्ष्य है वो ये है कि किस तरीके से वो डिस्क्रेडिट करे बीजेपी की लोकसभा चुनाव के बाद हुई सारी जीत को। आज की वार्ता में इतना ही। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।